किताबों में छिपा है ज्ञान, सपनों में बसी है उड़ान। युवा दिल में है जोश भरा, बदल देंगे हम ये जहान। नमस्कार, मैं शिवा कुमारी आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से युवा जगत कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। युवा जगत, जिसका आज का विषय है उच्च शिक्षा में युवाओं की उड़ान। जी हाँ, आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है और आज के युग में एक ओर जहाँ शिक्षा सफलता की कुंजी मानी जाती है, तो दूसरी ओर उच्च शिक्षा भी आज के युवाओं को भविष्य की उड़ान भरने के लिए एक सशक्त माध्यम बनती चली जा रही है। और देखा जाए तो उच्च शिक्षा केवल ज्ञान का विस्तार नहीं करती, बल्कि आज के युवाओं को समाज में सशक्त भूमिका निभाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। और देखा जाए तो आज जैसे इंजीनियरिंग या कला के जैसे जो छात्र होते हैं, वो देश विदेश तक अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाते आ रहे हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छूते नजर आ रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में भी कुछ ऐसे ही युवा वीर मौजूद हैं जो आसमान छूते हुए हमारे स्टूडियो के धरातल पर आज मौजूद है। तो आइए सबसे पहले ऐसे युवा वीर जिंदा दिल छात्रों से हम आपका परिचय करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। और हमें बड़ी खुशी हो रही है यह बताकर कि हमारे स्टूडियो में एक ऐसी भारत की बेटी मौजूद है जो कि अपनी सशक्तिकरण, देखा जाए महिला सशक्तिकरण, जो कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं, हर क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रही है, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। और वैसे ही भारत की बेटी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवाते हैं हमारी भारत की बेटी, सबसे पहले अंशु आनंद। अंशु आनंद, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा अपना परिचय दें। मेरा नाम अंशु आनंद है। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय इतिहास विभाग की शोध छात्रा हूँ और मैंने अभी हाल ही यूजीसी नेट और ICHR JRF फेलोशिप एग्ज़ाम पास की है। और मेरे शोध का विषय जो पूर्णतः महिलाओं पर केंद्रित है, जिसका शोध का विषय है मेरा बिहार की महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास क्रम 1912 से 52, जिसमें महिलाओं की चेतना के विषय में कैसे बढ़ती है उनके बारे में चर्चा की है। जी जी, अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। हमारे जो द्वितीय जो युवा प्रतिभागी हैं, जो कि उनका नाम है मणिरंजन जी। मणिरंजन जी, अपना भी परिचय हमारे साथ हमारे दर्शकों। मेरा नाम मणिरंजन कुमार है। मैं बिहार विश्वविद्यालय इतिहास विभाग का एक शोध छात्र हूँ। मैंने अभी हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं अपने विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और मेरा जो शोध का विषय है औपनिवेशिक मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी और राष्ट्रीय विज्ञान का विकास। बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आपका मणिरंजन जी। और हमारे जो तृतीय युवा प्रतिभागी है रोशन कुमार जी। रोशन जी, आप भी अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार मैम, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं MIT मुजफ्फरपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मैं अभी 4th ईयर में हूँ और अभी मैंने गेट की परीक्षा पास की है। मेरी अभी रैंक 1113 आई है और मेरा फ्यूचर प्लान है IIT से MTech करने का। जी रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला जो मेरा सवाल है अंशु जी आपसे है, आप एक इतिहास की छात्रा हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इतिहास विषय को ही क्यों चुना? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप इतिहास विषय को ही चुने? कैसी रुचि आई? देखा जाए तो आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट लोग लेकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपने इतिहास विषय को क्यों चुना? मेरी इतिहास की प्रेरणा कहीं ना कहीं मेरे घर से मेरे पिताजी से है। मेरे पिताजी जो एक हाई स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक है, वो उनका इतिहास विषय से ही वो शिक्षा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे मैं बता दूँ, मैं जब इंटर में थी ISC मेरा मैथ्स है, मैथ्स बैकग्राउंड लेके मैं पढ़ी। तो अचानक से जब मुझे आगे पढ़ना हुआ तो मेरी रुचि धीरे धीरे इतिहास विषय में जाने लगी, क्योंकि घर में पहले से इतिहास विषय की पुस्तकें थी, उसको पढ़ना उसमें एक रुचि सी आने लगी। दूसरी एक बताती हूँ कि जो इतिहास से रिलेटेड जितने भी धारावाहिक सीरियल्स होते थे, जैसे हिस्टोरिकल, चंद्रगुप्त मौर्य, जोधा अकबर, पृथ्वीराज चौहान, उन्हें मैं बचपन से ही देखते देखते उनमें एक इंटरेस्ट जगा कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। उसी कहानियों में धीरे धीरे रुचि जागने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इतिहास से ही आगे पढ़ाई की जाए। तो मैंने इतिहास विषय से ग्रेजुएशन की, फिर MA, फिर अभी PhD हो रही है मेरी। तो कहीं ना कहीं आपने जो टीवी सीरियल्स देखे हिस्टोरिकल, तो आपको उससे मोटिवेट होते चले जी गए जी। और आपने बाद में डिसीजन लिया कि आपको इतिहास लेकर ही पढ़ाई करनी है। बहुत ही अच्छे। मेरा जो सवाल है आपसे रोशन जी, कि आप जैसे गेट परीक्षा के आप छात्र हैं, तो गेट परीक्षा के बताइए कि ये क्या है और इस क्षेत्र में लोग कैसे आ सकते हैं और किस तरह से लोग इसमें बैठकर एग्जाम दे सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में कुछ बताएं। गेट परीक्षा के लिए आप या तो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में, बीटेक स्पेशली 3rd ईयर या 4th ईयर में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें
अनलिमिटेड चांस होते हैं, आप किसी भी कितने भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। और आप 2 पेपर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक आपका जो भी ब्रांच है, सर जैसे कि मेरा मैकेनिकल ब्रांच है तो एक कोर पेपर होता है मैकेनिकल का, जी। और दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आप कोई भी एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने XE में सेलेक्ट करा था जिसको इंजीनियरिंग साइंस कहते हैं। जी। एंड मेरी उसमें रैंक 1113 आई थी, तो उसी के लिए मैंने प्रिपेयर करा था। जी, बहुत ही सुंदर। मनोरंजन जी, आपसे भी एक सवाल है कि शोध के छात्र हैं आप जैसे कि, तो शोध के छात्र में देखा जाए तो आप युवा जो छात्र होते हैं उनको आप किस नज़र से देखते हैं? कुछ युवा के बारे में बताइए कि वो अगर शोध छात्र अगर होते हैं तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है जी। और शोध के क्षेत्र में युवाओं का योगदान की बात करें तो युवाओं में जो एक ऊर्जा भरी होती है और जो जिज्ञासाएं होती है वो सारा शोध के माध्यम से ही उनकी पूर्ति की जा सकती है, जो हमारे देश के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। अभी वर्तमान समय में अगर युवाओं की बात करें तो शोध के क्षेत्र में युवाओं का रुचि इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आगे हैं, तो अपने शोध में उन्होंने प्रौद्योगिकी का भी उपयोग कर रहा है, किया जा रहा है उन लोगों के माध्यम से। लेकिन युवाओं के लिए यही संदेश है कि वो शोध करे, अच्छे से करे और उसमें वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता हो। जो प्लेगरिज्म एक यूजीसी रेगुलेशन 2016 में जो हम लोग का जिस रेगुलेशन से हम लोग शोध कर रहे हैं उसमें एक प्लेगरिज्म नाम का शब्द है। जो प्लेगरिज्म का मतलब है कि जब कहीं से भी शोध हम अपना शोध कॉपी ना करें, अपना थीसिस कोई भी आर्टिकल, तो पूर्णतः जो उन लोग का शोध होना चाहिए वो प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, अपना वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, पूर्णतः ईमानदारी से किया हुआ शोध होना चाहिए। अगर वो अच्छे से ईमानदारी से करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो शोध का विषय है उनको अपने ज़िंदगी के नई ऊंचाई तक लेके जाएगी। आपसे सवाल अंशु जी कि शोध या अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी क्यों बढ़नी चाहिए? शोध अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान में महिलाओं की बहुत कमी है। उच्च शिक्षण संस्थान में जब महिलाएं आगे जाएंगी, पढ़ेंगी, PhD करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर या और भी पोस्ट पर जा सकती है, तो वो महिलाओं के हित में फैसले लेंगी, महिलाओं को इससे एक प्रेरणा मिलेगी। और दूसरी बात है, उच्च शिक्षण संस्थान में बहुत महिलाओं की कमी है। एक नारीवादी दृष्टिकोण से इतिहास लिखना बेहद ज़रूरी है। शुरू से ही हम इतिहास को एक पुरुष दृष्टिकोण से देखते आ रहे हैं। नारीवादी दृष्टिकोण से इतिहास लेखन की हमारे आधुनिक समय में हमारे समाज की आवश्यकता है। एक नारीवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, तो वो तभी संभव है जब महिलाएं अपना इतिहास खुद लिखेंगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी। जी, रोशन जी बताएं कि गेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? क्या नौकरी के अवसर मिलते हैं या उन्हें आगे भी पढ़ाई के कुछ अधिक अवसर दिए जाते हैं? क्या होते हैं? गेट में 2 टाइप्स के पेपर होते हैं। जो एक कोर का पेपर होता है जी, उसमें आप या तो PSU जिससे गवर्नमेंट जॉब मिलता है, आप PSU में अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपको जॉब मिल सकता है अगर आपकी हायर रैंक है। और अगर थोड़ी लोअर कैटेगरी में रैंक है तो आप IIT से MTech PhD वगैरह ये सब कर सकते हैं। एंड जो सेकंड पेपर होता है, जो ऑप्शनल पेपर होता है, उससे अगर आप उससे अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो उससे आप उसका IIT से MTech PhD और ये MSc कर सकते हैं, उससे जॉब्स नहीं मिलेंगी। ठीक है। मनोरंजन जी, आप बताएं कि शोध के क्षेत्र में देखा जाए तो बढ़ते जो युवा की जो भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, तो कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? क्या मतलब आपने कोई योजनाओं का लाभ लिया है सरकार के द्वारा जो दी गई है, या फिर आपने कुछ छात्रवृत्तियाँ, किस तरह से सरकार ने आपकी मदद की है? शोध के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जी। सरकार द्वारा बहुत सारे छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है। जी। जैसे UGC नेट JRF है, जो JRF क्वालिफाई करते हैं वो उनको 5 साल तक सरकार के द्वारा एक मतलब 30 से 35 हज़ार रुपये की राशि पर महीने 5 साल तक मिलती है। दूसरा है ICSSR फेलोशिप, जो जब आप PhD में इनरोल होते हैं तो फिर आपको उसके थ्रू आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। और तीसरा जो हमारी साथी शोधार्थी जिन्होंने अभी उत्तीर्ण किया है ICHR, उनके द्वारा भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और एक और है राजीव गांधी फेलोशिप, उसके जरिए भी होता है, मिलता है। इसके जरिए शोध के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़ रही है। जैसे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट है 2021-22 का, जो 2014-15 में हायर उच्च शिक्षा में जो युवाओं की भागीदारी थी वो 3.42% थी, जो 2021-22 में बढ़कर वो 4.33 करोड़ लगभग करोड़ हो गई है। और अगर हम PhD की बात करें तो PhD में लगभग
1.17 लाख था इनरोलमेंट, जो 2014-15 में 2021-22 में यह बढ़कर हो गई है 2.13 लाख। जी जी जी, तो बढ़ रही है। और अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखें 2020 का, तो उसमें भारत का स्थान 133 देशों में 40 नंबर पे है। जी। और 2024 में यानी कि सरकार काफी सहयोग कर रही है युवाओं को आगे बढ़ाने जी, के सरकार सहयोग कर रही है और युवाएं आगे बढ़ भी रहे हैं, युवाओं की रुचि बढ़ रही है और वो अच्छा कर रहे हैं शोध के क्षेत्र में। जी। अंशु जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, इन सब एग्ज़ामों के लिए, प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपने उच्च शिक्षा को ही चुना। किनसे प्रेरणा मिली थी कि उच्च शिक्षा आपको करनी है, और अनुसंधान के आप जैसे शोध छात्रा भी रह चुकी हैं, तो ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और आपको जब प्रेरणा मिली और आपने जब ये माना कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, तो फिर आपने क्या क्या रणनीति अपनाई? एक पहले तो मैं बता चुकी हूँ कि प्रेरणा तो पहले मेरे पिताजी मेरे घर से है, क्योंकि वो खुद एक शिक्षक रह चुके हैं, मैं शिक्षक की बेटी। दूसरी जो प्रेरणा है, जो मैं एमए में एलएस कॉलेज में मैं एडमिशन ली थी, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो, उनको देखकर वो काफ़ी सपोर्टिव, मोटिवेटिव है। वो हमेशा ना एक प्रोत्साहन देते थे कि जब मैं कर सकता हूँ, जब हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो एक देख के कि मेरे टीचर जो इतिहास विषय, जनरली आर्ट्स को उतने अच्छे दृष्टिकोण से सोसाइटी में नहीं देखी जाती, लगता है कि मतलब इतिहास विषय उनको आता है नहीं आता है, तो एक तरह से आदमी खुद भी डिमोटिवेटेड होता है कि मैंने इतिहास विषय को ही क्यों लिया। तो जब मैं यहाँ एमए में एडमिशन लिया एलएस कॉलेज में, तो मेरे टीचर्स को मैं देख के एक आइडल जो होता है, मैं अपने टीचर्स को मानती हूँ कि मुझे वो जब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। वो असिस्टेंट प्रोफेसर है तो मुझे भी बनना है। इसके लिए नेट, फिर जीआरएफ क्वालिफाई हुई, उसके बाद अभी रिसर्च कर रही हूँ। तो मेरा यही एम था कि पढ़ाना है, लेकिन कॉलेज में पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स, घर के गार्जियन, पेरेंट्स, उससे मोटिवेशन मिली। तो रणनीति आपने क्या क्या अपनाई है? इसके लिए मैं सबसे पहले एमए मेरी 2018-20 सेशन में एलएस कॉलेज से है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम ली थी, पैट, पीएचडी एडमिशन टेस्ट। हाल ही में अपियरिंग में उस एग्ज़ाम को दी। मेरा एग्ज़ाम एमए होते होते पास निकल गया, उत्तीर्ण हो चुकी थी। उसके बाद पैट में 2 लेवल होता है, एक रिटन एग्ज़ाम, दूसरा इंटरव्यू। तो पास होने के बाद मैं पीएचडी में बिहार विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया, 6 महीना का कोर्स पर। फिर उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट पे गई, मैं अपने रिसर्च टॉपिक पे गई। तो फिर हुआ कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, क्योंकि बिना यूजीसी नेट क्वालिफाई हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो मैं इसके लिए फिर मेहनत की, पढ़ी। तो मेरा हाल ही अक्टूबर में यूजीसी नेट, बता दें यूजीसी नेट साल में 2 बार एग्ज़ाम लेती है, एक दिसंबर साइकिल, एक जून साइकिल। तो मेरा जो है जून साइकिल में मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है। मेरे साथ जो मनोरंजन जी है उनका भी उसी समय यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है। तो यूजीसी नेट क्वालिफाई होकर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन मुझे फेलोशिप चाहिए थी, क्योंकि शोध में कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत होती है। मुझे अभी पटना आर्काइव्स, बिहार स्टेट आर्काइव जो पटना में है, और नेशनल आर्काइव्स कोलकाता, बहुत जगह मुझे जानी थी, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं एक अपना एक फेलोशिप होता है, तो एक हिम्मत होती है कि हाँ मुझे एक शोध के क्षेत्र में एक अच्छा काम करना था, तो एक फेलोशिप की ज़रूरत थी। तो हाल ही अभी जनवरी में मैं ICHR जो दिल्ली में है, इसकी हेड ऑफिस भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्ज़ाम ली गई। तो मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को देना चाहिए, तो मैं इस एग्ज़ाम देने दिल्ली गई। तो इसका 2 स्टेज होता है। पहला, लेकिन इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो रिसर्च स्कॉलर है, इनरोल्ड है। तो वहाँ एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज एग्ज़ाम हुआ, वो पास होने के बाद इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू मुख्यतः मेरे शोध का विषय से था। तो उन्हें ये चीज़ जानना था कि मेरे जो शोध के विषय है वो वाकई में काम करने लायक है कि नहीं, उस पर पैसे मतलब जो फेलोशिप मिलना चाहिए कि नहीं। तो वो उससे संतुष्ट हुए। फाइनली मेरा 28 मार्च 2025 को मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हुए। ऑल इंडिया में 80 स्टूडेंट ही सिलेक्टेड होते हैं। तो मैं सभी के मतलब आशीर्वाद, अपने बड़ों के आशीर्वाद से मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हुआ। अब मैं शोध के क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहूँगी, क्योंकि फेलोशिप भी एक मिल रहा है। 17,600 का एक फेलोशिप है। 2 साल, 1 साल हम एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 साल का फेलोशिप है। ठीक है, बहुत खुशी हुई जानकर कि आप एक इस क्षेत्र में चयनित हुई हैं।
रोशन जी, आपसे भी एक सवाल है कि अगर आप गेट एग्ज़ाम अगर पास कर गए हैं तो किस स्ट्रीम में आप जाना चाहेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ मिलेगी? मैं गेट एग्ज़ाम पास करने के बाद आईआईटी में एमटेक में के लिए अप्लाई करूँगा। उसमें जो भी बेस्ट ब्रांच अवेलेबल होगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोर ब्रांचेज में जाऊँ, जैसे कि थर्मल, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 ब्रांचेज हैं, इंडस्ट्रियल, ये सारी ब्रांचेज में जाऊँ। बट अगर नहीं मिलता है तो इंडस्ट्रियल ब्रांचेज भी हैं, तो फिर उन सब में कोशिश करूँगा एंड देन उसमें आगे मैं पढ़ाई करने की कोशिश करूँगा। जी, मैनेजर जी, आप बताएं कि शोध क्षेत्र में कई तरह के चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी चुनौतियों को आपने फेस किया है, या फिर आने वाले युवा जो कौन कौन चुनौतियों से फेस करते हुए इस क्षेत्र में जाते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, जैसा कि हमारे साथी शोधार्थी ने बताया जी, कि शोध में सबसे पहले जो ज़रूरी होती है वो पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना आर्थिक विकास के आप अपने शोध का विकास नहीं कर सकते हैं। तो छात्रवृत्ति बहुत सारी है। तो जैसे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ कोई भी बच्चे जो शोध में इनरोल होते हैं उनको 8 या 10 हज़ार रुपये हर एक महीने मिलता है जब तक वो शोध कर रहे होते हैं। तो वो आत्मनिर्भर होते हैं। या फिर जो जेआरएफ है उनको तो ऑलरेडी भारत सरकार दे रही है, या फिर आईसीएसआर से हो या आईसीएचआर से हो। लेकिन जो राज्य के विश्वविद्यालयों हैं वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी 8,000 या 10,000 या जो भी एक निश्चित राशि शोधार्थियों को दिया जाए वो नहीं मिलती है। जिसके कारण क्या होता है ना कि उनको उन चीज़ों के लिए और चीज़ों पर निर्भर रहना होता है, तो वो अपना पूरा ध्यान अपने शोध पे नहीं कर पाते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा ये भी अगर कदम उठाए जाए तो बहुत बेहतर होगा और शोध भी बेहतर होगा। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है, शोध, युवा और शोध ये हमारे देश के भविष्य को निर्धारित करता है। तो उससे हमारा देश और आगे बढ़ेगा। जो ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में हमारा देश का जो 39वां स्थान है वो हो सकता है बढ़ के नंबर 1 पे आ जाए। जी, वर्तमान में अंशु जी, आप अभी किस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रही हैं, या इसके पहले भी क्या आपने किसी विषय या टॉपिक पर आप रिसर्च किया है? मेरे जो शोध का विषय है वो है बिहार की महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास क्रम 1912 से 52। तो ये मुख्यतः महिलाओं की चेतना से जुड़ी हुई विषय है। जो एक महिला होने के नाते मैं महिला पर रिसर्च कर रही हूँ कि चेतना कैसे आती है। एक राजनीतिक कहीं ना कहीं एक चेतना की महिलाओं में शुरुआत हुई होगी, ये शुरुआत कहाँ से हुई। मेरे शोध में इस चीज़ को देखा गया है कि जो राजनीतिक चेतना है वो कहीं ना कहीं 1912 में जब बिहार राज्य का निर्माण हुआ था उसके बाद बिहार, क्योंकि पहले तो हम बंगाल के भाग थे, बंगाल में कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था वहाँ की महिलाओं अच्छी थी, लेकिन बिहार में शिक्षा का कहीं ना कहीं बहुत अभाव था। जब हमारा राज्य अलग होता है 1912 में, उसके बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। वो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बिहार में बहुत बड़ा उनका योगदान रहता है। दूसरी बात, 1917 में जब महात्मा गांधी जब यहाँ चंपारण में आते हैं, उस दौरान मैं अपने शोध में देखी हूँ कि जब गांधी जी के आने से यहाँ की महिलाएं जो 3 कठिया पद्धति से पीड़ित थे, यहाँ के किसान, तो जब गांधी जी आते हैं तो महिलाओं में एक गजब सी उत्साह आ जाती है। उनको लगता है कि हमारा नेता, हमारा मसीहा आ गया है। वो खुलकर पहली बार अपने पर्दा और अपनी घर की चौखट को लांघकर वो निकलती हैं, और वो जो नीलहो होते हैं जो उनको शोषण करते हैं उनके 3 कठिया से, वो पहली बार बयान देती है, गवाही देती है। तो कहीं ना कहीं उस समय महिलाओं की पुलिस के सामने और गवाहियाँ देना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चेतना की शुरुआत वहीं से हम मानते हैं। गांधी के आगमन में 1917 में जब चंपारण में गांधी जी आते हैं तो महिलाओं की एक गवाही होती है। तो गवाही कहीं ना कहीं एक शुरुआत चेतना की वहीं से माना गया है। मेरे रिसर्च में वहीं से शुरुआत, मैं उसी पर शोध कर रही हूँ, आगे भी उस पर जारी है। जी, बहुत ही सुंदर। रोशन जी, बताएं कि गेट एग्ज़ाम पास करने के लिए या फिर गेट एग्ज़ाम में प्रवेश के लिए छात्रों को या युवाओं को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या योजना बनानी चाहिए, और इसमें क्या रणनीति बनाते के समय क्या उनको कई चुनौतियों के दौर से भी गुजरना पड़ता है? तो गेट परीक्षा शुरू करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए जी, एटलीस्ट 1 साल पहले अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत बेटर होगा। कोई भी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और आपको फिर
लेक्चर सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड जो जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के पहले आपको सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं एंड देन उसके बाद प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो टफ क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं एंड कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना है ताकि आप भूले नहीं जो आपने जो पहले पढ़ाई करी थी। एंड जब पेपर क्लोज आता है, पेपर से 1 महीने 1.5 महीने पहले आप जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दे, एग्जाम्स दे, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहें और आप एग्जाम में प्रेशर फील ना हो, कम फील हो और सिली मिस्टेक्स कम करें। मनोरंजन जी, आपने अभी तक रिसर्च में, अनुसंधान में कौन कौन से टॉपिक पे आपने रिसर्च किया है? मैम, मेरा जो शोध का विषय है वो है औपनिवेशिक मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी और राष्ट्रीय विज्ञान का विकास। जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि हम लोग 200 साल तक शोषित होते रहे अंग्रेजों के द्वारा। तो उस शोषण के दौरान अंग्रेजों के द्वारा विज्ञान का भी उपयोग किया गया था शोषण करने के लिए। तो वही जब उस विज्ञान का उपयोग जब भारतीयों का शोषण करने के लिए किया जा रहा था, तो भारतीयों को भी ये लगा कि हमें भी अपना विज्ञान सीखने की जरूरत है। तो वो जब विज्ञान सीखने लगे तो वो विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान के रूप में सामने आई। तो उसी राष्ट्रीय विज्ञान के आलोक में 1864 में अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। उसी के आलोक में फिर 1868 में हमारे अपने शहर मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई और इसके द्वारा स्कूल भी संचालित किया जा रहा था मुजफ्फरपुर, गया, छपरा वगैरह में। और वहाँ से मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से भी वहाँ से भी सिलेबस तैयार करके बहुत सारे बुक्स भी यहाँ मंगवाए जा रहे थे। और ऐसे बहुत सारे जो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जैसे अलजेब्रा हो गया, केमिस्ट्री हो गया और भी मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट थे, उसका क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करके लोगों तक उस ज्ञान का प्रसार किया गया। और साथ ही बिहार साइंटिफिक सोसाइटी के द्वारा एक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती थी जिसका नाम था अखबारुल आखिर। उसके माध्यम से भी विज्ञान का प्रसार आम लोगों तक किया गया ताकि वो जागरूक हो और शोषित होने से बचे। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एजुकेशन का एक बूम सा आया था मार्केट में, मतलब हमारे देश में फैला था, जिससे हमारे शहर में भी, हमारे राज्य में भी टेक्निकल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन का स्थापना हुआ था। तो सबसे पहले 1924 के आसपास तिरहुत टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बाद में 1960-61 में बदल के स्टेट पॉलिटेक्निक कॉलेज कर दिया गया। और वहीं से इंडस्ट्रियल स्कूल भी था जो ITI है अभी गन्नीपुर में, और वहीं से फिर MIT मुजफ्फरपुर बना, वहीं से उसी स्कूल से वो बना। फिर दूसरा है एक मारवाड़ी हाई स्कूल संस्था का भी मारवाड़ियों के द्वारा किया गया था स्थापना। वहाँ उस समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती थी, तो विज्ञान का विकास वो भी उसके द्वारा भी किया गया। दूसरा धर्म समाज, तीसरा धर्म समाज संस्कृत कॉलेज है। उस समय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी उनके द्वारा चलाया गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग नहीं किया गया, तो उसको दरभंगा महाराज के द्वारा फंडिंग किया गया था। तो ऐसे इस बहुत सारे डिस्पेंसरी वगैरह भी थी जिसके माध्यम से राष्ट्रीय विज्ञान का प्रसार हो रहा था और लोगों का इलाज हो रहा था किसी भी जो बीमारी से ग्रसित थे। अंशु जी, आप कुछ भारत महिला जो इतिहासकार रही हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नारीवादी जो इतिहास लेखन है, पहले इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। 18वीं सदी में एक ब्रिटिश नारीवादी एक लेखिका इतिहासकार है, मैरी वोलस्टोनक्रॉफ्ट। वो सबसे पहले एक महिलाओं पर ग्रंथ लिखती है। दूसरी जब हम जाते हैं, एक फ्रेंच महिला इतिहासकार है जिनका नाम है सिमोन डी बुवा। वो नारीवादी इतिहास लेखन में पहला उन्हीं का माना जाता है कि वह नारियों के पक्ष में लिखती है। उनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है द सेकेंड सेक्स। तो उसमें कहा गया है कि उसमें उनका एक प्रसिद्ध एक डायलॉग है कि औरत जन्म से ही औरत नहीं होती है, उन्हें औरत बनाया जाता है। कहीं ना कहीं एक औरत जो जन्म लेती है, कोई बच्चे जन्म लेते हैं, वो समान होते हैं, लेकिन उसमें जो विभिन्नता, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, वो हमारे कहीं ना कहीं बाद में समाज द्वारा होते हैं। लड़की है तो ऐसे रहना है, लड़का है तो ऐसे रहना है। तो उनका एक प्रसिद्ध यही डायलॉग है, औरत जन्म से औरत नहीं होती, उससे बाद में औरत बना दिया जाता है। इस ग्रंथ को नारीवादी ग्रंथ प्रथम माना गया है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं को भी समान अधिकार पुरुषों के समान मिलना चाहिए, किस प्रकार महिला शोषित होती है, उनके अत्याचारों के खिलाफ वो लिखती हैं। जहाँ भारत में हम इसकी बात करें नारीवादी आंदोलन की, इसके मुख्यतः 3 चरण हैं। हम अगर वैदिक काल में बात करें तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। मध्यकालीन आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट होती है।
तो आप सभी हमारे स्टूडियो में आए और हमें और हमारे युवाओं को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।